ये कल हम लोग पढ़े थे इसे, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मेडियन का हुआ था, एल्टीट्यूड्स के बारे में बताए थे। अब आगे बता रहे हैं आपको कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स के बारे में। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स के बारे में। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स का मतलब क्या है? भुजाओं के लंब समद्विभाजक। भुजाओं के लंब समद्विभाजक। भुजाओं के लंब समद्विभाजक से क्या मतलब रहेगा? सोचिए कि ये कोई त्रिभुज दिया हुआ, ठीक है, ये कोई त्रिभुज दिया हुआ एबीसी। तो भुजाओं के लंब समद्विभाजक से मतलब है कि भुजा पर लंब हो और भुजा को दो बराबर भागों में बांटे। तो भुजा को दो बराबर भागों में बांटे मतलब इस पॉइंट से, ठीक है ना। यहाँ से क्या बोलेंगे? इस पॉइंट से। यहाँ से क्या बोलेंगे? इस पॉइंट से। मतलब ये जो काटे हैं लाइन, ये क्या कहलाएगा आपका? इसको बोलेंगे, ये जो लाइन काटे ना यहाँ पे, इसको बोलेंगे मिड पॉइंट। तो बीसी का मिड पॉइंट को मान लेते हैं डी, एसी का मिड पॉइंट को बोल देते हैं ई, और एबी के मिड पॉइंट को बोल देते हैं एफ। अगर ये कहानी हुआ, ठीक है। तो अब आपसे बोला जा रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स, भुजाओं के लंब समद्विभाजक। मतलब भुजा पर लंब हो और दो भागों में बांटे। तो भाई बीडी और डीसी दो भाग में बटा, एई और ईसी दो भागों में बटा, एएफ और एफबी दो भागों में बटा। तो परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब यहाँ से आप सोचिए कि इस लाइन को खींचा गया, मतलब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। सोचिए यहाँ से इस टाइप से, ई से आगे बढ़ाते हैं तो सोचिए इस टाइप से कि परपेंडिकुलर भी है और उसको दो बराबर भागों में काटा भी। इसको यहाँ से आगे बढ़ाते हैं तो इस टाइप से। ये जो पॉइंट जहाँ पे कटता है ना, तीनों लाइन जहाँ पे कटता है, ये वाला आइटम वो अगर बोल देते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सरकम सेंटर। इसको बोल देते हैं सरकम सेंटर, मतलब परी केंद्र। सरकम सेंटर क्या बोले? भुजाओं के लंब समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं उसी को बोलते हैं सरकम सेंटर। दिक्कत होगा तो बोलिएगा, समझ में आ गया तो ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। भुजाओं के लंब समद्विभाजक जहां पे मिलते हैं उसी पॉइंट को बोलते हैं सरकम सेंटर। तो अब सोचिए कि ये ओ सरकम सेंटर से क्या मतलब कि देखते हैं ना कि एक वृत्त इस टाइप से खिंचाता है, कि कोई वृत्त पास होता है, उसके अंदर में कोई त्रिभुज बना हुआ, तो सोचते हैं कि अब ये त्रिभुज कैसे बना, मतलब ये वृत्त कैसे बना, त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के बाहर से कैसे वृत्त खिंचाया। तो जैसे ही कोई सर्किल खींचेगा तो आपको चाहिए रेडियस। अगर इसको रेडियस पकड़ के तब खींचेंगे तो ये सर्किल खिंचाएगा। तो इस जो बाहर से दिख रहा है आपको, ये जो सर्किल खिंचा हुआ दिख रहा है, तो ये सर्किल के लिए रेडियस क्या होगा? तो रेडियस बोलिएगा कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स, भुजाओं के लंब समद्विभाजक के कटान बिंदु को बोलेंगे सर्किल का सेंटर। और इस ओ से हम तीनों वर्टेक्स ओ ए, ओ बी और ओ सी का दूरी बराबर रहेगा। ओ ए, ओ बी और ओ सी का दूरी बराबर रहेगा, उसी को रेडियस मानकर अगर वृत्त खींचेंगे तो यही सरकम सर्किल खिंचाएगा। यही सरकम सर्किल खिंचाएगा। सरकम सर्किल खिंचाएगा। इसी को बोलते हैं परिवृत्त। बात समझ में आया? दिक्कत है तो बोलना रे। यही जो सेंटर ओ है ना, अब ओ से ओ ए, ओ से ओ ए, ओ से ओ बी, ओ से ओ सी,
इसी को रेडियस मानते हुए, जब हम सर्किल खींचेंगे, तो यही सर्किल हमारा कहलाएगा सरकम सर्किल। दिक्कत किसी को तो जल्दी बताइए, तो बढ़ेंगे आगे। अब ये सरकम सेंटर के बाद बढ़ते हैं आगे, तो अब यहाँ पे आता है एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स, कोण समद्विभाजक। तो वो जहां पे मिलता है ना, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स, इसको बोलते हैं इन सेंटर, मतलब अंतः केंद्र। इसको बोलते हैं अंतः केंद्र, मतलब किसी त्रिभुज के अंदर में जो वृत्त खिंचाता है ना, अंतः वृत्त, इंस्क्राइब्ड सर्किल या इन सर्किल, उसी के बारे में बात हो रहा है। तो क्या काम करेंगे, कोई ये त्रिभुज दिया हुआ मान के चलिए, कोई त्रिभुज है ए बी सी, कोई त्रिभुज दिया हुआ। अब इसमें क्या, तो ये कोण बी का, सोचिए यहाँ पे कोण बी को दो भागों में बांटने के लिए, दो भागों में बांटने वाला, ए का दो भागों में बांटने वाला सोचे, और ये सी को दो भागों में बांटने वाला, एंगल सी को दो भागों में बांटने वाला, ये कहानी बन के आया, ये कहानी बन के आया, ठीक है। तो ये एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी एंड सी, कोण ए बी सी के कोण समद्विभाजक जहां पे मिलते हैं, इसको आई से डिनोट करते हैं, इन सेंटर। और इससे क्या करते हैं, तो ध्यान से समझिए, इसी को बोलते हैं इन सेंटर। इन सेंटर किसको बोले, तो एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ए बी एंड सी, मतलब इसको ये बोले कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ए बी एंड सी, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे, इन सेंटर। अब इन सेंटर से इन सर्किल ये वाला कैसे खिंचाएगा, तो इसके लिए क्या काम करते हैं कि रेडियस क्या पकड़ेंगे, तो बोलिएगा कि इस पॉइंट से, इस आई पॉइंट से क्या करेंगे हम लोग कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बीसी पर, ठीक है। इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एसी पर, और इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम लोग इस पर, ए बी पर। तीनों तीनों पर ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तीनों साइड ए बी बी सी और ए सी पर। मान लीजिए ये आई पॉइंट दिया हुआ है, इंटरसेक्टिंग को आई बोल दिए, तो आई से आई पी, आई क्यू और आई आर खिंचाया, और यही आपका रेडियस कहलाएगा। और इसी को लेकर जो सर्किल खींचिएगा ना, इसी को लेकर जो सर्किल खींचिएगा, यही सर्किल आपका कहलाएगा इन सर्किल, मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी एंड सी, इसको बोलते हैं इन सेंटर। अब बोलिएगा कि परपेंडिकुलर, ये यहाँ पर आई है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आई, आई से बोलिएगा आई पी परपेंडिकुलर है बीसी पर, आई से आई क्यू परपेंडिकुलर है एसी पर, और आई से हो जाएगा आई आर परपेंडिकुलर ए बी पर, ठीक है। तो इसी आईपी को, आई पी बराबर आई क्यू बराबर आई आर, इसी को रेडियस मानते हुए जो सर्किल खींचेंगे, वही सर्किल हमारा इंस्क्राइब्ड सर्किल और इन सर्किल कहलाएगा, इन सर्किल कहलाएगा। दिक्कत तो बताइए। तो ये कल से आज तक में क्या क्या पढ़े हम लोग, सेंटर कितने प्रकार का है, चार प्रकार का। कल जो पढ़े थे मेडियन के बारे में, मेडियन से बन के आया था मेरा सेंट्रोइड, समझ रहे ना। फिर हम लोग पढ़े थे एल्टीट्यूड्स के बारे में, एल्टीट्यूड से बन के आया था हमारा ऑर्थो सेंटर। फिर पढ़े थे हम लोग, आज पढ़े परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स, तो यहाँ से बन के आया हमारा क्या, यहाँ से बन के आया सरकम सेंटर। फिर पढ़े हम लोग कहाँ पर, फिर पढ़े एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, इससे बन के आया इन सेंटर। तो यही चार तरह का सेंटर के बारे में, मतलब अगर हम अब आपसे पूछ ले यहाँ पे कि सेंटर्स ऑफ ए ट्रायंगल,
त्रिभुज के केंद्र के बारे में, तब बोलिएगा कि एक तो रहेगा आपका सेंट्रॉइड, दूसरा बोल दीजिएगा आप यहाँ पे ऑर्थो सेंटर, तीसरा बोल दीजिएगा आप यहाँ पे सरकम सेंटर, और चौथा बोल दीजिएगा आप इन सेंटर। सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं? तो सेंट्रॉइड बोला गया था आपसे, सेंट्रॉइड बोला गया था केंद्रक या केंद्र का या गुरुत्व केंद्र, ठीक है। ऑर्थो सेंटर बोले थे लंब केंद्र को, सरकम सेंटर बोले थे परी केंद्र को, इन सेंटर बोले थे अंतः केंद्र को। अंतः केंद्र को। सेंट्रॉइड का मतलब है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मेडियंस, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मेडियन सेंट्रॉइड कहलाएगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स ये कहलाएगा ऑर्थो सेंटर। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ये सरकम सेंटर है ना, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स, भुजाओं के लंब समद्विभाजक के कटान बिंदु को सरकम सेंटर। इन सेंटर क्या बोलेंगे? तो एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स। मेरे ख्याल से इस सेंटर के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स के पीछे क्या कहानी है समझ लीजिएगा। ये ए बी सी कोई त्रिभुज दिया हुआ है, दूसरा त्रिभुज अगर है डी ई एफ, ठीक है। तो अब इसका हम लोग एल्टीट्यूड्स के बारे में बात करें। अगर ये एल्टीट्यूड मतलब यहाँ से लंब डालिएगा तब, इसका लंब डालिएगा तब, चाहे इसका एंगल बाइसेक्टर के लिए बात करें तब, इसका एंगल बाइसेक्टर के लिए बात करें तब, ठीक है। चाहे इसका मीडियन के लिए बात करें तो, मीडियन तो समझ रहे हैं ना कि मिड पॉइंट से सामने वाला वर्टेक्स को मिलाते हैं, मीडियन कहलाता है। मतलब इसमें दो कहानी बनेगा, एक तो रहेगा पेरीमीटर, एक रहेगा आपका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, दोनों ए बी सी और डी ई एफ का पेरीमीटर का रेशियो, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। तो पेरीमीटर का रेशियो पूछा जाएगा तो साइड का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बताइएगा। मतलब ए बी, त्रिभुज एबीसी में ए बी को लिए तो डीई एफ में डीई को पकड़िएगा, ठीक है। अगर बीसी नीचे वाला लिए तो इसका नीचे वाला ई एफ हो जाएगा, ई एफ। इसका अगर एसी को लिए तो इसका मतलब है कि इसका डीएफ को लेना पड़ेगा। हो सकता है कि इसका एल्टीट्यूड्स के बारे में बोले, एल्टीट्यूड्स के बारे में, इसका शीर्ष लंब, तो शीर्ष लंब अगर एपी यहाँ पर डी क्यू कर देते हैं तो आप लिखिएगा एपी बटा डी क्यू। एंगल बाइसेक्टर्स के बारे में बोलेगा, इसको एक्स इसको वाई, तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे ए एक्स बटा लिखिएगा डी वाई, ठीक है। बाकी डॉट डॉट कर देते हैं। मीडियन रहेगा माध्यिका, तो माध्यिका का मतलब करस्पॉन्डिंग लेफ्ट साइड का राइट साइड से कर दीजिएगा, बस ये रेशियो बराबर चलेगा। दूसरा कहानी इसका बनेगा एरिया वाले केस में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, और नीचे बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो पेरीमीटर वाले में स्क्वायर नहीं करिएगा, एरिया वाले में सब कुछ का स्क्वायर कर दीजिएगा, बस लिखिएगा ए बी स्क्वायर बाई डी ई स्क्वायर बराबर सेम चीज जो ऊपर लिखा हुआ बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटा लिख देंगे डी एफ स्क्वायर बराबर डॉट डॉट, जितना ये सब लिखे हैं ना इसी सब का स्क्वायर कर करके बोल दीजिएगा, समझ गए। मतलब पेरीमीटर वाला में प्लेन रहेगा और ये एरिया वाले में स्क्वायर चलेगा। अब इसी में आएगा सर्किल वाला केस। ये आपका वृत्त दिया हुआ है, सोचिए ये आपका सेंटर है, सेंटर से ये जो गोलाकार पथ है ना इसको सर्कुलर पाथ बोल देते हैं, मान लीजिए वृत्ताकार पथ बोलते हैं। तो सेंटर से सर्कमफेरेंस की दूरी को रेडियस बोलते हैं, ओए को रेडियस आर बोल देते हैं। मान लीजिए इस साइड से निकल के यहाँ पर मिलता है बीसी, अगर बोल देते हैं तो ये बीसी को बोल देते हैं ये आर, और ये आर तो इसको डायमीटर बोल देंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल देंगे कि ओ ए बराबर रेडियस मतलब त्रिज्या, और बीसी को बोल देंगे डायमीटर। डायमीटर का मतलब व्यास, इसको बोल देंगे डायमीटर का मतलब व्यास। ठीक है, अब इसी में अगर पूछेंगे कि ये आपका सर्किल दिया हुआ है, सर्किल दिया हुआ, ये आपका सेंटर है ओ, अब यहाँ से इसको बोल देंगे ए, इसको बोल देंगे बी, तो ओ ए भी रेडियस, ओ भी रेडियस, तो ये रेडियस मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या से घिरा हुआ जो क्षेत्र है ना, इसको त्रिज्या खंड बोल देते हैं। ठीक है, इसको त्रिज्या खंड बोल देते हैं, सेक्टर बोल देते हैं त्रिज्या खंड। ध्यान से समझिएगा, ये सर्किल दिया हुआ है, ये तो सेंटर था आपका, मान लीजिए ओ, ए बी नाम दे देते हैं, तो ए बी के नीचे वाला जो पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं वृत्तखंड। ऊपर वाला भी मतलब सेगमेंट, ऊपर वाला भी सेगमेंट ही कहलाएगा, वृत्तखंड ही कहलाएगा। ये नीचे छोटा है तो इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। माइनर माइनर सेगमेंट ऊपर वाले को बोल देंगे, ये वाला जो केस में दिखता है ना बड़ा वाला, इसको बोल देंगे मेजर सेगमेंट मतलब दीर्घ वृत्तखंड। इस वाले में है लेफ्ट साइड में नीचे वाला है, तो इसी को छोटा वाला है तो इसको बोल देंगे माइनर, माइनर सेक्टर मतलब लघु त्रिज्यखंड। ऊपर वाला कहलाएगा आपका दीर्घ वृत्तखंड, ऊपर वाले को बोल देंगे हम लोग मेजर सेक्टर। ठीक है, ये जो, फिर से समझिए, यहाँ पर ए पकड़ते हैं, यहाँ पर बी पकड़ते हैं, और इसको मिला देते हैं स्ट्रेट लाइन से, तो ये स्ट्रेट लाइन जो ए बी है ना, स्ट्रेट लाइन ए बी को बोलते हैं जीवा मतलब कॉर्ड। और ई वाला जो लाइन है कर्व लाइन, अगर यहाँ पर हम लोग एक्स पकड़ लेते हैं कि ए एक्स बी कर दे, ए एक्स बी कर्व्ड लाइन बोल दीजिएगा, कर्व लाइन ए एक्स बी का मतलब इसको बोल देंगे चाप, इसको आर्क बोलते हैं, चाप। बात को समझ में आया होगा रे? किसी को दिक्कत है तो बोलना, या तो ठीक है। अब मान लीजिए इसी में बोलते हैं कि ये आपका सर्किल दिया हुआ, अब सर्किल में बाहर से कोई टच करके लाइन पार हो जाता है ना, इसको काटे नहीं खाली, इसको कोई टच करके निकलेगा तो इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा, और इसको काटते हुए कोई निकलेगा ना, लाइन काटते हुए निकलेगा, तो उसको बोलते हैं छेदक रेखा। मतलब जो केवल टच करते हुए निकलेगा, जो केवल स्पर्श करेगा ना, जो केवल स्पर्श करेगा तो उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा, मतलब केवल छूते हुए निकल जाएगा, उसको बोलते हैं टेंजेंट, स्पर्श रेखा। और जो काटते हुए निकलेगा ना, उसको बोलते हैं सेकेंड, छेदक रेखा, उसको बोलते हैं छेदक रेखा। उमा, आप बोल रहे हैं कि सेगमेंट और चाप में, आपका कहना है कि सेगमेंट मतलब वृत्तखंड और चाप में क्या अंतर है? तो चाप का मतलब, सेगमेंट क्या हुआ ना कि ये पूरा एरिया वाला कहानी, ये पूरा जो जगह है ना, ये सेगमेंट कहलाया, समझ गए? ये सेगमेंट कहलाया। चाप बोलेंगे तो चाप केवल ये वाला जो लाइन दिखा है ना, ये कर्व जो एरिया है उसके बारे में, समझ गए? उसमें ये सब नहीं इंक्लूड रहेगा। जीवा बोले तो ये स्ट्रेट लाइन केवल ए बी इसको काउंट करेंगे, इस सब चीज को नहीं काउंट करेंगे। बस यही अंतर है। मतलब पेरीमीटर वाला केस सोचिएगा, जैसे अगर ये मान लीजिए कि आपका ए बी सी डी कोई चौक और जगह है, अपना खेत में चले जाइएगा, समझ गए? इसका जो बाउंड्री वाला केस है ना, ये बाउंड्री जिसको बोलते हैं परिधि, परिमाप जिसको बोलिएगा, पेरीमीटर, तो ये लाइन, लाइन वाला जो केस है कि ये सीधी रेखा कहलाएगी जीवा, और ये तिरछी रेखा कहलाएगी, ये जो कर्व लाइन है वक्राकार, इसको बोल देंगे चाप। और ये पूरा आइटम जो कहलाएगा ना, पूरा एरिया वाला जगह, पूरा बीच का जो खेत का जगह है, तो वही बीच का जो जगह है, ये सब इसको बोलेंगे वृत्तखंड। मेरे ख्याल से बुझ गया होगा तुम लोग।
चलिए ठीक है, समझ गया, बहुत सुंदर। तो इसका कहानी तो समझ गया। तो आगे बढ़ते हैं कि जब ये सर्किल दिया हुआ है ना, तो सर्किल में क्या समझे कि इसका जस्ट बीचों बीच जो काटेगा ना, ये ए और ये बी, ये बीच का सेंटर ओ, इसको बोल देते हैं रेडियस। तो ए बी को बोल देंगे हम लोग डायमीटर, ए बी को बोल देंगे डायमीटर व्यास, ओ ए और ओ बी को बोल देंगे रेडियस, मतलब त्रिज्या। अरे भाई तुम लोग को एक बात बताना भूल गए, ये कल का क्लास रहेगा ना 7:30 बजे से चले आना तुम लोग, 7:30 से। कल से तुम लोग 7:30 बजे चले आना। जो 7:30 का बैच है वो शिफ्ट हो गया 8:30 बजे। उसमें कुछ बच्चा लोगों को जरूरी हो गया है, तुम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेगा, बड़ा भाई है उस सबका, बड़ा भाई है, बड़ा बहन है तुम लोग। 7:30 बजे चले आना भाई तुम लोग। 7:30 से 8:30 में तुम लोग पढ़ लेना, 40 मिनट का जो कहानी चलता है, और ये लोग फिर अपना 8:30 से कर लेगा। चलिए, तो इसमें क्या कर रहे हैं कि ये रेडियस, तो आप क्या जान रहे हैं कि डायमीटर बराबर बोलेंगे 2 रेडियस, डायमीटर बराबर बोल देंगे हम लोग डायमीटर, डायमीटर बराबर 2 इंटू रेडियस, व्यास बराबर बोलेंगे 2 गुना त्रिज्या के, व्यास बराबर बोलेंगे 2 गुना त्रिज्या, तो यहीं पे त्रिज्या बराबर बोलेंगे व्यास बटा 2, व्यास बटा 2। चलिए नेक्स्ट में ध्यान से समझिए, ये सर्किल दिया हुआ है, सर्किल में ये आपका ए बी दिया हुआ है कॉर्ड, ठीक है, जीवा, सेंटर ओ दिया हुआ, ओ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस पर ना ए सी, तो ये 2 बराबर भागों में बांटता है। बोलिएगा ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी, इफ ओ सी परपेंडिकुलर टू ओ बी ए बी, देन बोलिएगा कि ए सी बराबर सी बी के। ओ से ओ सी लंब ए बी पर डालिएगा ना, तो ये 2 बराबर भागों में बांटेगा इस कॉर्ड को, ए सी बराबर सी बी बोल देंगे। ये सर्किल दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। इस पॉइंट से जहां से ये पास कर रहा है ना, इस पॉइंट से इसको पार करवाइए नीचे, तो यहीं से अगर हम लोग रेडियस खींचेंगे, क्या बोले समझिएगा, यहाँ पर बोल दिए कि अगर ए बी, ये आपका ओ पॉइंट और इसको सी बोल दिए, मतलब ये ए सी बी लाइन को टेंजेंट बोलेंगे, ओ सी को रेडियस बोलेंगे। बोलिएगा कि टेंजेंट, एक तो ये पॉइंट है, ये दूसरा है, बोलिएगा कि टेंजेंट, if a tangent and a radius are drawn from the same point, then they are perpendicular to each other, लिखिएगा if a tangent and a radius are drawn from the same point, एक ही बिंदु से, मानिए सी से ही हम लोग एक टेंजेंट पास करवाए, और एक रेडियस खींचे, तो ये दोनों एक दूसरे पर लंब होता है, मतलब ये वाला आइटम और ये वाला आइटम परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो क्या बोल देंगे, लिख तो दिए ही उस चीज को, इफ ए टेंजेंट एंड ए रेडियस आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट, देन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट इज, बोलिएगा यहाँ पर कि दैट इज ओ सी ए बराबर लिखेंगे ओ सी बी बराबर ही देंगे 90 डिग्री। तो ये वाला आइटम और ये वाला आइटम 90 डिग्री की, 90 डिग्री की, ठीक है। आगे देखिए, इसी में ये आपका सर्किल दिया हुआ है, आपसे पूछे कि किसी भी बाहरी पॉइंट से, बाहरी बिंदु से, किसी भी बाहरी बिंदु से, मान लेते हैं यहाँ पर हम बोल दिए कि ये बाहरी बिंदु है यहाँ पर,
तो इस पॉइंट से किसी सर्किल पर कितना टेंजेंट खींच सकते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए कि एक टेंजेंट तो हम लोग यहाँ पर पास करवा दिए और दूसरा टेंजेंट ये पास करवा दिए। तो पूछा है कितना टेंजेंट खींच सकते हैं, ये आपका सेंटर है। तो आप बोले किसी भी बाहरी बिंदु से हमेशा 2 ही टेंजेंट खिंचाता है सर्किल पे, इस बात का ध्यान रहे। और दूसरा चीज, अब सोचिए कि ये तो सर्किल खींच लिया हम लोग। अब सर्किल खींच लिए ना, तो क्या करिएगा कि इस ओ से जो सेंटर है यहाँ से अगर हम लोग इसको मिलाएंगे और यहाँ से इसको मिलाएंगे, समझिएगा ध्यान से, इसको बोल रहे हैं ओ पॉइंट। तो ओ से ओ ए को तो रेडियस बोलिएगा, ओ से ओ बी को तो रेडियस बोलिएगा। ये बी पॉइंट से पास करता है, ओ बी पॉइंट से पास किया, मान लीजिए ओ बी पी बोल देते हैं, ओ ए क्यू बोल देते हैं। तो एक टेंजेंट ओ बी पी, दूसरा टेंजेंट ओ ए क्यू, और ये ओ बी और ओ ए तो रेडियस कहलाएगा। तो जिस पॉइंट से पास करता है तो इधर भी 90, इधर भी 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा। इधर से जब ए पॉइंट से एक टेंजेंट और एक रेडियस खींचा जाएगा तो ये भी आइटम हमारा 90 डिग्री कहलाएगा। समझ रहे हैं ना। अब जरा सोचिए कि अगर हम इसको बोले कि इसको मिलाइए आप, किसको बोले मिलाने, कि बोले कि इस ओ पॉइंट से इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए। तो जब आप इसको मिलाए ना, तो ये ओ है। अच्छा रुकिए एक मिनट, यहाँ पर आप बोलिए कि यहाँ भी ओ का है, पकड़ लिए। तो यहाँ पर ओ नहीं पकड़ के इसको हम हटा देते हैं, सेंटर को ओ रहने दीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं एक्स। ठीक है, एक्स पकड़ लेते हैं। तो ये ओ एक्स का मान कितना, तो ओ एक्स का मान को हम लोग डी पकड़ लेते हैं। तो अब जरा सोचिए कि ये एक्स ए क्यू एक टेंजेंट इधर एक्स बी पी, तो एक्चुअल में जहाँ पर छुआ है ना जिस पॉइंट को, बी पॉइंट पे, और यहाँ पर छुआ कहाँ पर, ए पॉइंट पे, सोचिए तो ये एक्स ए और एक्स बी बराबर होता है। मतलब किसी भी बाहरी बिंदु से किसी सर्किल पे, किसी भी बाहरी बिंदु से उस सर्कल पे 2 टेंजेंट खिंचाएगा, दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होगा। तो x पॉइंट से एक्स ए और x पॉइंट से एक्स बी, 2 टेंजेंट खींचे और दोनों टेंजेंट आपस में बराबर है। क्या सोचिएगा कि जैसे ये एक्स ए ओ, ध्यान से समझिए, ट्रायंगल जो आपका बन के आएगा एक्स ए ओ एंड ट्रायंगल जो बन के आएगा एक्स बी ओ, ये दोनों क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि एक कोण तो 90 डिग्री है, एक्स ए ओ में देख रहे हैं कि ये वाला 90 डिग्री दिखा दिया। तो जैसे ही ये 90 डिग्री है, इसमें क्या बोलेंगे, एक्स बी ओ वाला में ये कोण 90 डिग्री। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो बनेगा त्रिभुज, ये कौन सा, तो बोलिएगा समकोण त्रिभुज बनेगा। तो इन राइट एंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल्स एक्स ए ओ एंड एक्स बी ओ में सोचिए, तो अगर 90 डिग्री के सामने वाले को तो हाइपोटेन्यूस बोलते हैं ना, इसमें अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाले को एच बोलते हैं। अगर इसका नाम P बोल दिए, इसका नाम B बोल दिए, तो P और B तो चेंज होता है, ये P तो ये भी, चाहे कभी ये P तो ये भी कहलाएगा, लेकिन H तो हमेशा फिक्स रहेगा। तो 90 के सामने वाला जो XO दिया हुआ, इसको तो हमेशा हाइपोटेनियस बोलेंगे। तो सोचिए कि जब ये हाइपोटेनियस D लिखा हुआ, ओ ए का मान आर, तो एक्स ए का मान क्या लिखिएगा, तो एक्स ए बराबर, मतलब ये आपका एच का मान दे दिया, और ये अगर पी है तो ये बी का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं ना कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो यहीं से एक्स ए का मान क्या लिख दीजिएगा, एक्स ए स्क्वायर बराबर अगर बोले तो एक्स ए स्क्वायर बराबर बोलिएगा आप कि ओ एक्स स्क्वायर माइनस, बोलिएगा आप ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, एक्स बी ओ में क्या लिख दीजिएगा, ओ एक्स का मान डी और इसका मान आर दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या लिखिएगा, एक्स बी स्क्वायर का मान, एक्स बी स्क्वायर का मान लिखिएगा आप क्या, ओ एक्स स्क्वायर माइनस लिखिएगा ओ बी स्क्वायर। इसको अगर 1 पकड़ ले, इसको अगर 2 पकड़ ले, तो बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 एक्स ए स्क्वायर बराबर ओ एक्स का मतलब कितना, तो बोलिएगा डी स्क्वायर, ओ ए का मतलब आर स्क्वायर, और यही तो बराबर है ओ एक्स का स्क्वायर मतलब डी और ओ बी का मतलब आर। यही तो बोलिएगा कि एक्स बी का स्क्वायर, मतलब एक्स ए स्क्वायर बराबर एक्स बी स्क्वायर, मतलब एक्स ए बराबर एक्स बी बोल देना होगा, कि दोनों टेंजेंट आपस में बराबर हो जाता है।
तो लिखिएगा कि टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, टू टेंजेंट्स नहीं बोलिए, एग्जैक्टली टू, एग्जैक्टली चाहे ओनली जो भी लिखने का मन हो, ओनली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, two tangents can be drawn from an external point of a circle and these tangents are equal to each other. ये थ्योरम काम आएगा आपको, एक्स ए बराबर एक्स बी, ठीक है, समझ में आ गया होगा रे। अब जरा लिखिए डिफरेंट आगे लिखिएगा डिफरेंट कॉमन टेंजेंट्स ऑफ टू सर्किल्स, डिफरेंट कॉमन टेंजेंट्स ऑफ टू सर्किल्स। दो वृत्त में कॉमन टेंजेंट्स कितना होगा इसके बारे में 5 मिनट के बाद कट जाएगा तो खत्म हो जाएगा। कल आके जुड़ जाना भाई लोग 7:30 बजे। डिफरेंट कॉमन टेंजेंट्स ऑफ टू सर्किल, मान लीजिए एक सर्किल के अंदर में दूसरा सर्किल हो, कॉमन टेंजेंट्स कुछ दिख रहा है, अगर पहला पॉइंट में डाल रहे हैं, यहाँ पे ए पॉइंट में डाल रहे हैं कि इफ टू सर्किल्स आर, if one circle is inside the others, ठीक है, one circle is inside the other, then number of common tangent बराबर 0। मतलब इस केस में हो कि टच ही नहीं किया, अंदर में है, बस उसके बारे में बात कर दिया, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बराबर 0, कुछ भी कॉमन टेंजेंट नहीं दिख रहा है। अगर इसी में बोले कि एक सर्किल दूसरे को इंटरनली टच करता है, तो कॉमन टेंजेंट तो यहाँ से दिख जा सकता है ना भाई, ये वाला आइटम तो कॉमन टेंजेंट दिखेगा ना। अगर यहाँ पर लिख दें कि if two circles touches internally, then number of common tangent बराबर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर लिखेंगे 1। ये तो समझ में आ रहा होगा। तीसरा पॉइंट डालेंगे, अगर एक सर्किल दूसरे को काटता है, तो यहाँ पर कॉमन टेंजेंट क्या बोलिएगा सोचिए, एक तो इसको पास करवाइएगा और दूसरा इसको पास करवाइएगा। लिखेंगे कि if two circles intersect each other, if two circles intersect each other, then number of common tangent बराबर 2। तीसरा में डालिए लिखिएगा, अगर if two circles touches each other externally, अगर वो बाहर से एक दूसरे को टच करता हो, देन नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बराबर 3। समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट पॉइंट एक डालते हैं ई में कि अगर दो सर्किल टच ही नहीं करेगा, ठीक है, टच ही नहीं करेगा तो क्या लिखेंगे, एक तो बोलेंगे ये बाहर से पास किया टेंजेंट, इसको बोलेंगे कि एक बगल से पास कर रहा है, सीधा सीधा करवाइए, ये पास किया, एक इधर से पास करवाइए, एक इधर से पास करवाइए।
ठीक है, इस हिसाब से पास करवाइए। मान लेते हैं इसका नाम ए बी, इसको बोल देते हैं सी डी। ठीक है, अगर इसको बोल देते हैं ओ सेंटर, इसको बोल देते हैं पी सेंटर, इसके रेडियस को आर बोलते हैं R1, इसका रेडियस को अगर मान लीजिए R2 बोल देते हैं, दोनों के सेंटर का दूरी को मिला के हम लोग बोल देते हैं कि ये डी अगर दिया हुआ है, प्रूफ है सबका लेकिन प्रूफ नहीं सोचिए, डायरेक्ट फॉर्मूला से काम कर लीजिएगा। इसमें क्या कर लिया कि इफ टू सर्किल्स डू नॉट टच ईच अदर, यदि दो वृत्त एक दूसरे को टच नहीं करता हो, देन नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बराबर लिखेंगे 4। अगर टच नहीं करता है तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बराबर बोलेंगे 4। लिखिएगा कि इफ ओ ए बराबर R1 और पी बी बराबर R2 एंड ओ पी बराबर डी, कटने वाला है रे, देन लेंथ ऑफ कॉमन इसको बोलेंगे स्ट्रेट टेंजेंट, कॉमन स्ट्रेट टेंजेंट बराबर लिखिएगा √ओवर डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और दूसरा में लिखिएगा, जल्दी लिख देते हैं, कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट, इसको लिखिएगा डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। बस ये दो रिजल्ट पर काम करिएगा, ठीक है, बाकी कल बताएंगे, कटने वाला है, तुरंत कट जाएगा। ये दो लिख लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, कल 7:30 बजे आ जाइएगा आप लोग, जितना पढ़े सबको रिवाइज कर लीजिएगा।